नमस्कार दोस्तों, रशिया अगर मलेशिया से पुराने मिग 29 को वापस लेकर कुछ कीमत के साथ मिग 35 को देने का ऑफर दे सकता है तो भारत को ऐसी पेशकश क्यों नहीं करता है? क्या ग्राइपिन ई जैसे शानदार फाइटर जेट को MMRCA डील में सेलेक्ट होने का हिंट स्वीडन की साब कंपनी को मिल गया है? साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि क्या MBDA कंपनी ने एक अनस्टॉपेबल मिसाइल को बनाने की टेक्निक तैयार कर ली है जो मीटियोर मिसाइल से भी पहले लॉन्च की जाएगी। सारी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ समय पहले मलेशिया में लीमा एयर शो हुआ था जिसमें मलेशिया ने नए फाइटर जेट्स खरीदने के लिए कुछ देशों के फाइटर जेट्स को इसमें इनवाइट किया था। रशिया ने अपने सुखोई 35 व मिग 35 को ऑफर किया तो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को पेश किया। भारत की तरफ से भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस ने भाग लिया था। जहां पाकिस्तानी JF-17 ने आखिरी समय में तेजस के सामने अपने JF-17 को कंपैरिजन में रखने से कदम पीछे खींच लिए थे, तो वहीं तेजस ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। हालांकि मलेशिया ने तेजस में काफी इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अभी तक किसी भी फाइटर जेट के लिए मलेशिया ने कोई भी डील फाइनल नहीं की है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब मलेशिया के पास हैवीवेट कैटेगरी के सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं जो मात्र 10 वर्ष ही पुराने हैं, तो फिर इनको हटाकर नए फाइटर जेट क्यों चाहिए? भारत भी लगभग 270 ऐसे ही सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है और इसकी काबिलियत को काफी अच्छा बताता है। लेकिन क्या वास्तव में सुखोई 30 मॉडल के फाइटर जेट्स दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं? भारत में कई सुखोई 30 MKI क्रैश हो चुके हैं। कभी इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी दूसरी परेशानी सामने आती है। इस वर्ष फरवरी में जब कई सारे पाकिस्तानी F-16 का मुकाबला हमारे एक अकेले सुखोई 30 MKI से हुआ, तो भले ही कई F-16 मिलकर भी 4 से 5 AIM-120 मिसाइल लॉन्च करके भी सुखोई 30 MKI को नहीं गिरा सके, लेकिन हमारा सुखोई 30 MKI भी किसी भी F-16 को निशाना नहीं बना पाया था। सुखोई 30 के काफी सारे पार्ट्स खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL बनाता है और पूरे फाइटर जेट व इसके इंजन की ओवरहॉलिंग भी इंडिया में ही होती है। लेकिन उसके बाद भी सुखोई 30 MKI की सर्विसिबिलिटी 55% के आसपास ही है, यानी कि लगभग आधे सुखोई 30 MKI स्पेयर्स और मेंटेनेंस इश्यू के कारण जमीन पर ही खड़े रहते हैं। यही समस्या मलेशिया को भी परेशान किए हुए है। मलेशिया के सुखोई 30 MKM मॉडल जिनकी एवरेज उम्र मात्र 11 वर्ष है, फिर भी 18 में से मात्र 4 ही उड़ान भरने लायक बचे हैं। बाकी 14 जमीन पर रिपेयर्स और मेंटेनेंस इश्यू के कारण खड़े हुए हैं। इन्हीं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मलेशिया इन्हें बेच देना चाहता है और कुछ अच्छे और ज्यादा सर्विसिबिलिटी प्रदान करने वाले फाइटर जेट्स को खरीदने की ओर अग्रसर है। रशियन फाइटर जेट्स के बारे में एक्सपर्ट वैसे भी यही कहते हैं कि ये यूरोपियन और अमेरिकन फाइटर जेट्स के मुकाबले सस्ते आते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस इतनी ज्यादा होती है कि वास्तव में ये काफी महंगे पड़ते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी कम ही किया जा सकता है। भारत जो पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, जो फ्रांस से खरीदे गए थे और काफी पुराने हो चुके हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी सुखोई 30 MKI से ज्यादा है और ये मिराज 2000 काफी कम मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। दूसरा बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो मलेशिया और रशिया के संबंधों से सामने आया है वह भारत को काफी परेशान कर सकता है। भारत रशिया से इतने ज्यादा फाइटर जेट खरीद चुका है, फिर भी हमें वहां से अच्छी डील नहीं मिल पा रही है जैसी डील मलेशिया के सामने रखी गई है। मलेशिया के पास लगभग 25 वर्ष पुराने 18 मिग 29N मॉडल के फाइटर जेट हैं, जिनमें से मात्र 12 ही शेष बचे हैं और इनसे भी मलेशिया काफी ज्यादा परेशान है। मलेशिया इन्हें भी जल्दी से बेचकर इनसे छुटकारा पाना चाहता है। भारत के पास भी लगभग 65 मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें स्मोक वाले इंजन की समस्या है और मेंटेनेंस इश्यू भी काफी ज्यादा है। अब रशिया भारत को इन्हीं मिग 29 को UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए काफी कीमत लेता है, तो वहीं यही रशिया मलेशिया के काफी पुराने मिग 29 को वापस लेकर कुछ एक्स्ट्रा कीमत जोड़कर उनके बदले लेटेस्ट और काफी एडवांस्ड मिग 35 को देने के लिए तैयार हो गया है।
भारत मलेशिया से कहीं ज्यादा मिग 29 को ऑपरेट करता है, लेकिन हमें ऐसी डील नहीं दी जाती है। MMRCA 2 में जरूर रशिया 114 नए मिग 35 खरीदने का ऑफर दे रहा है। रशियन जेट शुरू में सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन रशिया बाद में महंगे स्पेयर पार्ट्स बेचकर सब कुछ वसूल कर लेता है। स्वीडन की कंपनी साब अपने ग्राइपिन ई को MMRCA डील में चुने जाने पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करती है, लेकिन 272 सुखोई 30 MKI लेने के बाद भी रशिया से हमें पूरी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। ग्राइपन ई मॉडल की ही बात करें तो साब कंपनी ने पूरा जोर लगा दिया है कि वह MMRCA डील में 114 फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त कर सके। साब कंपनी के बड़े अधिकारी भारत में 10 दिन के लिए आए हुए हैं। उनका मकसद है कि लगभग 1 दर्जन ऐसी भारतीय कंपनियों के साथ टाई अप किया जा सके जो ग्राइपिन को भारत में ही बनाने में मदद करें। ग्राइपिन ई के MMRCA डील में चुने जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसका फ्लाइट कॉस्ट पर ओवर मात्र $4700 है, जबकि दूसरे फाइटर जेट की फ्लाइंग कॉस्ट पर ओवर $10,000 से ज्यादा आती है। इसमें सेलेक्स का रेवन ASA रडार लगा हुआ है, जो यूरोफाइटर टाइफून की तरह ही काफी पावरफुल है। साथ ही इसमें 10 हार्ड पॉइंट मिलते हैं, जिसमें यह काफी सारी एयर टू एयर मिसाइल्स या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को ले जा सकता है। खास बात यह है कि भारत अपने बाकी फाइटर जेट्स में जो 250 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर मिसाइल लगाना चाहता है, वो पहले से ही ग्राइपिन ई में इंटीग्रेट की हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राइपिन में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा है और हीट सीकिंग मिसाइल्स भी इंटीग्रेटेड हैं। इससे यह ग्राइपिन स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी उनके इंजन की गर्मी से ट्रैक करके उन्हें हीट सीकिंग मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह काफी फुर्तीला फाइटर जेट है जो मैक 2 की स्पीड पर भी उड़ सकता है और इसे उड़ान भरने के लिए मात्र 500 मीटर के रनवे की ही आवश्यकता होती है। ग्राइपिन ई जरूरत पड़ने पर साधारण सड़क से भी उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। डेल्टा विंग्स वाले डिजाइन के होने के कारण यह फाइटर जेट काफी ऊंचाई वाले एयरबेस से भी ऑपरेट कर सकता है और साथ ही कैनार्ड विंग्स लगे होने के कारण इसे बेहतरीन मैन्यूवर्स करने में भी सहायता मिलती है, जो नजदीक की हवाई लड़ाई, जिसे कि डॉग फाइट कहा जाता है, उसमें काफी काम आता है। साथ ही कैनार्ड विंग से लो स्पीड में भी अच्छी लिफ्ट मिल जाती है। ग्राइपिन एक बार में ही 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह 9G तक के ग्रेविटेशनल पुल को भी सहन कर सकता है। यह तो देखने वाली बात रहेगी कि भारत MMRCA डील में ग्राइपिन ई को चुनता है या नहीं। अगले बड़े डिफेंस संबंधी अपडेट की बात करें तो MBDA कंपनी ने स्पीयर मिसाइल के एक नए और अनोखे वेरिएंट को पेश किया है। यह नई मिसाइल खास तौर पर तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लैस है। इस मिसाइल का काम दुश्मन के इलाके में जाकर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है, बल्कि यह अपने पीछे आ रही दूसरी ताकतवर मिसाइल्स के लिए रास्ता साफ करती हुई आगे बढ़ती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा होता है, वह दुश्मन देश के रडार्स को जैम कर देता है या उन्हें कंफ्यूज कर देता है, जिससे दुश्मन देश का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। इससे नुकसान यह होता है कि इस खास मिसाइल के पीछे आने वाली ताकतवर मिसाइल्स को वह एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से ट्रैक नहीं कर पाता है और उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। इस खास मिसाइल की वजह से साधारण मिसाइल्स भी बड़ी आसानी से दुश्मन के खास ठिकानों तक पहुंच जाती हैं और जरूरी एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यह मिसाइल F-35 और टाइफून जैसे फाइटर जेट की एयर टू एयर मिसाइल्स को बहुत हद तक अनस्टॉपेबल बना देगी। MBDA द्वारा निर्मित मीटियोर मिसाइल वैसे ही बहुत प्रभावशाली मानी जाती है, फिर भी कोई फाइटर जेट इससे बच निकलने की काबिलियत रखता हो तो मीटियोर से पहले इस खास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर वाली मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह हर तरह के ट्रैकिंग रडार को जैम कर सके। इससे उस फाइटर जेट को अपनी ओर आती हुई मीटियोर मिसाइल की सही इंफॉर्मेशन भी समय से नहीं मिल पाएगी और ऐसे में मीटियोर मिसाइल से बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपको याद ही होगा कि कैसे हमारी सुखोई 30 MKI ने पाकिस्तानी F-16 के द्वारा लॉन्च की गई 4 से 5 AIM-120 मिसाइल्स को अपने पावरफुल जैमिंग सिस्टम से जैम करके बेकार कर दिया था। लेकिन यदि इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर वाली मिसाइल ही पहले आकर सुखोई 30 MKI के रडार को जैम कर देती है, तो फिर सुखोई 30 MKI को साधारण और कम क्षमता वाली एयर टू एयर मिसाइल से भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर अमेरिका द्वारा बनाए गए नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है।
यह एक लो कॉस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो थार्ड और पैट्रियोट सिस्टम से बहुत सस्ता है और खास तौर पर पैट्रियोट सिस्टम की मदद करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें छोटे आकार की काफी सारी मिसाइल्स होती हैं और यह सबसोनिक स्पीड से आ रही क्रूज मिसाइल व यूएवी ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। इसकी इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी काफी सस्ती है और यह ज्यादा महंगे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियोट सिस्टम को काफी हद तक फ्री रखती है, ताकि पैट्रियोट सिस्टम ज्यादा तेज चलने वाले फाइटर जेट और दूसरे इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स पर सारा ध्यान कंसंट्रेट कर सके। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ट्री टॉप क्रूज मिसाइल्स को यह लो कॉस्ट सिस्टम आसानी से ट्रैक कर लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अमेरिका के पास पहले से ही थार्ड, पैट्रियोट और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। आजकल हर देश को कई लेयर वाले एयर डिफेंस सिस्टम को रखना पड़ता है ताकि हर तरह की मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर आदि को अपने देश में आने से रोक सके। भारत भी इसी कारण आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर सिस्टम, पृथ्वी इंटरसेप्टर सिस्टम, बराक एयर डिफेंस सिस्टम आदि होने के बाद भी S-400 जैसे हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीद रहा है। दोस्तों, आपकी राय में किस देश के पास सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और भारत इनमें कौन से रैंक पर आता है? साथ ही क्या भारत को रशियन फाइटर जेट के मेंटेनेंस इशू को देखते हुए भी MMRC डील में सुखोई 35 या मिग 35 को खरीदना चाहिए या नहीं? और साथ ही आपकी राय में ग्राइपेन ई के सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं या F-21 के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।